ये वह समय था जब सभी खेमें अपनी अपनी चालें चल रही थीं और इसी सब के बीच एक छोटा सा कस्बा उत्तरी भारत की सियासत का सबसे खतरनाक मोर्चा बन जाता है। महीने दर महीने धूल और खून की महक के बीच घेरा कसता जाता है और किले के अंदर बाहर दोनों तरफ सब्र अपनी आखिरी हद पर पहुंचने लगता है। यही वह मुकाम था जहां एक तरफ बदले की आग भड़की हुई है, दूसरी तरफ दिमाग, हिम्मत और सियासी दांव पर दांव लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी के बीचों बीच कुम्हेर एक ऐसा स्थान था जिसने उत्तर भारत की राजनीति और जंग के इतिहास में अपनी अलग छाप छोड़ी। महाराजा सूरजमल ने अपनी पत्नी रानी हंसिया के लिए जो भव्य महल बनवाए थे, अब वे खंडहर के रूप में समय की गवाही देते खड़े हैं। परंतु उस समय की तस्वीर कुछ और थी। यह कस्बा महाराजा सूरजमल के राज्य के सेंटर में था और भरतपुर डीग के बीच का मुख्य मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। यही वह स्थान बना जहां महाराजा सूरजमल ने मुगल और मराठों की संयुक्त 80,000 सैनिकों की विशाल सेना का कई महीने तक सामना किया और जो हुआ उसने सबको चकित कर दिया। लेकिन कुम्हेर की घेराबंदी को समझने के लिए एक नजर उस राजनीतिक तूफान पर डालना जरूरी है जिसने कुछ समय पहले महाराजा सूरजमल को दिल्ली दरबार की टकराहट के बीच ला खड़ा किया था। इस मुहिम से पहले महाराजा सूरजमल ने सफदरजंग, जो उस वक्त दिल्ली का सबसे ताकतवर वजीर था, का साथ दिया था। सफदरजंग की मदद करने का मतलब था अहमद शाह और इमाद उल मुल्क दोनों के खिलाफ जाना। और अहमद शाह सिर्फ नाम का बादशाह था, असली सत्ता इमाद उल मुल्क चलाता था। जब सफदरजंग ने अहमद शाह के खिलाफ विद्रोह किया, तब अहमद शाह ने इमाद उल मुल्क के माध्यम से पेशवा बालाजी बाजीराव जी से मदद मांगी ताकि सफदरजंग को दबाया जा सके। दूसरी तरफ सफदरजंग ने भी अपनी ओर से पेशवा बालाजी बाजीराव को संदेश भेजा, उम्मीद में कि मराठे उसका साथ देंगे। लेकिन पेशवा ने यह फैसला किया कि वह किसी बागी वजीर का पक्ष नहीं लेंगे। इसलिए उन्होंने अहमद शाह की सहायता के लिए सिर्फ एक छोटा सा मराठा दल भेजा, जो इतनी देर से पहुंचा कि उस संघर्ष में उसका कोई असर नहीं पड़ा। बाकी की मराठा फौज को पेशवा ने साफ आदेश दिया कि वे पूरी तरह दूरी बनाकर रहें ताकि दोनों तरफ की लड़ाई को पहले दूर से देखा जा सके और बाद में जो पक्ष विजयी हो, समय आने पर मराठे उसी से हाथ मिला सकें और अगर दोनों पक्ष थक जाएं तो उनके बीच सुलह करवाकर मराठे अपना फायदा उठा सकें। लेकिन जब मराठा सेनापतियों जैसे रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर को यह खबर मिली कि सफदरजंग अवध की ओर निकल गया है, तो मराठों की बड़ी टुकड़ी जयपुर जा पहुंची। यहां मराठा नेतृत्व दो हिस्सों में बंटा था, एक ओर मल्हार राव होलकर और दूसरी ओर पेशवा का छोटा भाई रघुनाथ राव, जो मुख्य सेना का नेतृत्व कर रहा था। जयपुर पहुंचते ही रघुनाथ राव ने कछवाहा राजा से अपना पुराना बकाया मांगा, जिसे जयपुर के राजा ने बड़ी अनिच्छा से चुकाया। इसी समय मल्हार राव का जवान पुत्र खांडे राव होलकर, जो युद्ध के मोर्चों पर पहली बार बड़ी जिम्मेदारी ले रहा था, के नेतृत्व में 9,000 सैनिकों का एक दस्ता दिल्ली की ओर रवाना किया गया। मराठों ने यह दस्ता इसलिए भेजा ताकि दिल्ली दरबार समझ जाए कि मराठे यहां मौजूद हैं और उनकी ताकत बनी रहे और आगे की किसी भी कार्रवाई में उनकी पकड़ कमजोर न पड़े। अब रघुनाथ राव और मल्हार राव की दृष्टि महाराजा सूरजमल की ओर मुड़ी, उस जाट शासक की ओर जिन्होंने सफदरजंग की बगावत के दौरान न अपनी भूमि गंवाई थी और न ही धन, बल्कि दिल्ली की लूट से उनकी शक्ति और संपत्ति दोनों में बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी ओर इमाद, जिसे सफदरजंग की बगावत में भारी हानि उठानी पड़ी थी, अब अपने घाटे की भरपाई केवल महाराजा सूरजमल से कर सकता था। उसके लिए एकमात्र उपाय यही था कि महाराजा सूरजमल पर दबाव डाला जाए। मराठा भी निरंतर आर्थिक संकट से जूझते रहते थे, इसलिए उनकी नजर भी जाटों की संपन्नता पर टिक गई। महाराजा सूरजमल ने अब तक बहुत समझदारी से कदम बढ़ाए थे। उन्होंने मराठों को उकसाने जैसी कोई भूल नहीं की थी, लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह पता था कि उन्हें अधिक समय तक चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति किलों की सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में लगा दी। डीग की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे जवाहर सिंह को सौंपी, जिन्हें हाथरस के जाट सरदार के बेटे समेत कई अनुभवी लोगों का साथ मिला। स्वयं महाराजा सूरजमल कुम्हेर पहुंचे, जहां के किले की देखभाल उनके काबिल वित्त मंत्री मोहन राम बरसानिया कर रहे थे,
जब महाराजा सूरजमल कुम्हेर पहुंचे तब मोहनराम बरसानिया ने महाराजा सूरजमल से कहा कि महाराज, यहाँ इतने हथियार और रसद हैं कि कई साल तक घेरा भी पड़ा रहे, तब भी कोई चिंता नहीं होगी। महाराजा सूरजमल की कोशिश यह थी कि मराठों से टकराव बिल्कुल न हो, क्योंकि कुछ साल पहले जब सफदरजंग की तरफ से लड़ाई चल रही थी तब जाट और मराठे एक ही पाले में थे, और इसलिए महाराजा सूरजमल को विश्वास था कि मराठों से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त दोनों की जनता ने औरंगजेब के जमाने में बहुत कुछ झेला भी था। इसलिए महाराजा सूरजमल ने सच्चे दिल से सुलह की कोशिश की और अपने बुद्धिमान राजनीतिक सलाहकार पंडित रूपराम कटारिया को जयपुर भेजा ताकि रघुनाथ राव से बातचीत हो सके। लेकिन मराठा नेतृत्व की प्राथमिकता सुलह नहीं, बल्कि अपना सैन्य और आर्थिक प्रभाव बनाए रखना था। जाटों का संपन्न और संगठित राज्य उनके लिए एक और राजनीतिक चुनौती था और दूसरी ओर एक ऐसा इलाका जहां से वे अपनी मुहिम के लिए संसाधन प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा रघुनाथ का मकसद भी महाराजा सूरजमल को नीचा दिखाना था और इसलिए महाराजा सूरजमल पर दबाव डालने का निर्णय पहले ही किया जा चुका था। इसके बाद दिसंबर 1753 के आखिर में खांडे राव दिल्ली पहुंचा। वहां उसने अहमद शाह और इमाद उल मुल्क दोनों से साफ कह दिया कि वह अपने पिता मल्हार राव होलकर के आदेश पर आया है और उनका उद्देश्य केवल महाराजा सूरजमल के खिलाफ चल रही मुहिम में मराठा भागीदारी दिखाना है। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह दिल्ली दरबार के अंदर चल रहे इमाद उल मुल्क और उसके प्रतिद्वंदी इंतजाम उल मुल्क के आपसी झगड़ों में कोई दखल नहीं देगा। उधर महाराजा सूरजमल अपनी ओर से हर संभव शांतिपूर्ण रास्ता खोज रहे थे, लेकिन खांडे राव और मल्हार राव उस वक्त तक अपनी मर्जी मनवाने के आदी हो चुके थे, क्योंकि उनका चौथ और सरदेशमुखी टैक्स उस समय पूरे उत्तर भारत में एक स्थापित व्यवस्था बन चुका था, जिसे आम तौर पर सभी राज्यों को मानना पड़ता था। जो राज्य इसे स्वीकार नहीं करता, उसके साथ मराठा नेतृत्व कूटनीतिक दबाव और सैन्य कार्रवाई दोनों रास्तों से बात करता था। इसलिए इस व्यवस्था का मानना हर शासक के लिए जरूरी माना जाता था। यही मुख्य कारण था कि महाराजा सूरजमल ने जमीन टटोल कर कदम रखा, क्योंकि यह वह दौर था जब हिम्मत और सब्र दोनों की जरूरत थी। उनके चारों ओर ऐसी ताकतें थीं जो उम्र में पुरानी, अनुभव में बड़ी, महत्वाकांक्षा में आगे और चालाकी में माहिर थीं। एक भी गलत कदम और खतरा उनके दरवाजे तक आ जाता। खांडे राव और मल्हार राव के उलट महाराजा सूरजमल ने कभी अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पंडित रूपराम कटारिया को बातचीत के लिए पूरा अधिकार दिया। फिर भी रघुनाथ राव ने सीधा मांग रखी कि अगर महाराजा सूरजमल चैन से रहना चाहते हैं तो 2 करोड़ रुपए यानी 20 लाख चांदी के सिक्के अदा करें। रूपराम ने बड़ी सूझबूझ से जवाब दिया और 40 लाख रुपए देने की पेशकश की, जो उस दौर में किसी भी हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। उसी समय मल्हार राव होलकर, जो जयपुर में मौजूद था, ने कहा कि दिल्ली की हाल के उठक पटक में महाराजा सूरजमल और उनके जाटों ने बेहिसाब दौलत जमा की है और इसलिए 2 करोड़ देना ही पड़ेगा, वरना अंजाम भुगतना होगा। इसके बाद रूपराम कटारिया कुम्हेर लौटकर महाराजा सूरजमल को सारी बात बता गए। महाराजा सूरजमल ने महसूस किया कि दोस्ती और सुलह की हर कोशिश अब पूरी हो चुकी है और अब और झुकना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश भेजा कि 40 लाख की पेशकश ही उनकी अंतिम सीमा है। यदि इसे स्वीकार न किया गया तो आगे की परिस्थितियों की जिम्मेदारी मराठा नेतृत्व को स्वयं उठानी होगी। महाराजा सूरजमल के इस जवाब के बाद खांडे राव और मल्हार राव ने कुम्हेर की घेराबंदी का फैसला लिया। इसके बाद मराठा सेनाएं बड़ी तादाद में कुम्हेर की ओर बढ़ीं। पहुंचते ही उन्होंने शहर के चारों ओर से सभी आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, ताकि किले को बाहर की किसी भी सहायता या रसद से पूरी तरह काटा जा सके। मराठों ने कुम्हेर को चारों तरफ से घेरकर औपचारिक घेराबंदी शुरू तो कर दी, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास वे भारी सीज गन्स मौजूद नहीं थीं, जिनकी जरूरत इतनी मजबूत और ऊंची दीवारों को तोड़ने के लिए पड़ती है। नतीजा यह हुआ कि उनकी साधारण तोपें किले की दीवारों पर कोई बड़ा असर नहीं डाल सकीं और शुरुआती दिनों में घेरेबंदी का दबाव सैन्य रूप से उतना प्रभावी नहीं बन पाया। फिर भी इतनी बड़ी मराठा मुगल सेना की मौजूदगी ने कुम्हेर के आसपास के इलाकों पर भारी दबाव डाल दिया।
हजारों सैनिकों के डेरा डालने, घोड़े ऊंट मवेशी बंधने और रोजाना की आवाजाही ने आसपास के खेतों और गांवों को स्वाभाविक रूप से प्रभावित किया। परिणाम यह हुआ कि कुम्हेर से लगभग 15 मील तक के क्षेत्र में खेती-बाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा और स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में असुविधा झेलनी पड़ी। इसके बाद मार्च में जब खांडेराव होलकर दिल्ली से कुम्हेर की दिशा में आगे बढ़ा था, तो रास्ते में उसने होडल पर कब्जा किया और फिर रघुनाथ राव तथा मल्हार राव होलकर से जा मिला। उसी समय इमाद उल मुल्क भी मथुरा से आगे बढ़ते हुए कुम्हेर के पास पहुंचा। लेकिन जब इन सब ने कुम्हेर के किले की मजबूत और ऊंची दीवारें देखीं, तो उनका उत्साह कुछ मंद पड़ गया। इस जुड़ाव के बाद अब मुगल और मराठा फौजों की संयुक्त संख्या 80,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। इतने बड़े जमावड़े के बीच आमेर का राजा माधो सिंह अपनी पारंपरिक नीति पर ही चलता रहा, यानी दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखना। एक तरफ उसने औपचारिकता निभाते हुए मल्हार राव होलकर को कुछ सैनिक भेज दिए ताकि मराठों के साथ उसकी पुरानी मित्रता बनी रहे। वहीं दूसरी ओर वह लगातार गुप्त संदेशों के माध्यम से महाराजा सूरजमल से भी संपर्क में था, ताकि परिस्थितियां बदलने पर उसका रिश्ता जाटों के साथ भी सुरक्षित रहे। आमेर की राजनीति हमेशा इसी संतुलन पर आधारित रहती थी और कुम्हेर की घेरेबंदी के दौरान भी उसका रवैया वैसा ही रहा। थोड़े ही समय बाद गाजीउद्दीन खान, जो उस समय अहमद शाह की सेना का अमीर बख्शी और सेनापति था, अपनी विशाल फौज लेकर मराठों से आ मिला। उसके साथ 25,000 से ज्यादा मुगल सैनिक थे। इस प्रकार कुछ ही समय में गाजीउद्दीन खान की यह फौज मराठों से मिल गई। जयपुर के राजा की बची हुई टुकड़ियों को मिलाकर अब कुम्हेर को चारों ओर से एक बेहद मजबूत 80,000 से भी अधिक सैनिकों की सेना ने घेर लिया था। यह उस युग की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी, ऐसी सेना जो पूरे उत्तर भारत में और कहीं नहीं देखी गई थी। इतनी बड़ी सेना का जुटना अपने आप में इस बात का प्रमाण था कि जाटों की संख्या भी विशाल थी और वे उतने ही संगठित और जुझारू बन चुके थे। मगर इस असाधारण मुगल मराठा शक्ति के बावजूद महाराजा सूरजमल न तो डरे, न हिम्मत हारे और न ही वैसी जल्दी झुके जैसी दुश्मनों को उम्मीद थी। उस समय कुम्हेर का किला अपने आकार और बनावट में अन्य स्थानीय किलों जैसा ही था, लेकिन उसकी स्थिति ही उसका सबसे बड़ा फायदा था, क्योंकि यह एक विस्तृत रेतीले मैदान के बीचों बीच स्थित था, जहां चारों तरफ मीठे पानी का कोई स्रोत नहीं था। यह परिस्थिति बाहर की सेना के लिए जितनी कठिन थी, किले के अंदर के सैनिकों और नागरिकों के लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण। फिर भी महाराजा सूरजमल ने युद्ध की तैयारी इतनी सुनियोजित की थी कि किले के भीतर 50 से 60,000 तक बंदूकधारी सैनिक और घुड़सवार दस्ते निरंतर तैनात रह सकते थे। इसके अलावा दीवारों के बाहर एक खाई थी और किले के मुख्य द्वारों के सामने छोटी छोटी रक्षात्मक चौकियां बनी थीं। ये सब दिखने में मामूली लगते थे, मगर जंग के समय अत्यंत उपयोगी साबित हुए। महाराजा सूरजमल ने किले में हर प्रकार का गोला बारूद भंडारित कर रखा था। दीवारों पर तोपें तैनात थीं और उनके पास कुछ भारी लोहे की तोपें भी थीं, जो आकार में भले छोटी लगती थीं, पर हर बार चलने पर दुश्मन को गहरी चोट पहुंचाती थीं। बाहर दुश्मन सैनिकों की इतनी भीड़ थी कि कोई भी गोला कभी व्यर्थ नहीं जाता था। इतना सब कुछ होते हुए भी महाराजा सूरजमल ने इस जंग को कभी भी हल्के में नहीं लिया था। उन्हें शुरू से अंदेशा था कि यह संघर्ष किसी छोटे खतरे का नहीं होगा, इसलिए वे हर समय चौकन्ने और तैयार रहते थे। तोपें, बारूद, गोलियां, तोप के गोले और इन्हें बनाने का सारा सामान इतनी अधिक मात्रा में मौजूद है कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि किसानों ने इतने कम समय में यह सब कैसे जुटा लिया और उसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया। दूसरी तरफ पहले कुछ हफ्तों तक मराठों और मुगलों का ध्यान किले की ताकत को परखने और अपनी पोजीशन मजबूत करने पर रहा। अलग अलग सरदार अपनी अपनी छावनियां जमाते रहे, खाइयां खोदी गईं और हल्की तोपें आगे बढ़ाई गईं ताकि धीरे धीरे किले को दबाव में लाया जा सके। बाहर से लगातार घिरते जाने का मनोवैज्ञानिक असर पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि मराठा नेतृत्व का मानना था कि महाराजा सूरजमल जल्द ही बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरे महीने में घेरेबंदी का रूप और सख्त हो गया। सेना ने किले के पास की जमीन पर स्थायी रास्ते बनाए जिनसे तोपें और रसद आगे लाई जा सके।
दिन में किले की दीवारों पर तोपें दागी जाती और रात में मराठा मुगल दस्ते किले के आसपास की पोजीशनों पर दबाव बनाकर जाटों की गतिविधियां सीमित करने की कोशिश करते। कई बार किले से छोटे छोटे पलटवार भी हुए, ऐसे हमले जिनमें जाट सैनिक अचानक बाहर निकलकर दुश्मन की अग्रिम चौकियों को पीछे धकेल देते और फिर तुरंत वापस लौट आते। यह सब घेरेबंदी को धीमा और थकाऊ बनाता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को निर्णायक बढ़त नहीं मिली। तीसरे महीने तक स्थिति और जटिल हो चुकी थी। बाहर की विशाल सेनाएं अब लंबे पड़ाव के कारण थकान महसूस करने लगीं। घोड़ों और मवेशियों के लिए चारे की कमी, पानी की दूर दूर खोज और गर्मी बढ़ने से व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने किले की दीवारों को लगातार दबाव में रखने के लिए तोपें चलाना जारी रखा। दूसरी ओर महाराजा सूरजमल ने भीतर की रसद, पानी और हथियारों की व्यवस्था इतने अनुशासित ढंग से संभाली कि किले के अंदर कोई घबराहट पैदा नहीं होने दी। जाट सैनिक बाहर से आने वाली हर गोली का जवाब अपनी बंदूकों और तोपों से देते रहे, जिससे घेरेबंदी कभी भी एक तरफा नहीं हो पाई। मराठा मुगल सेनाओं की उम्मीद थी कि महीनों तक जस का तस रहने वाली यह स्थिति धीरे धीरे महाराजा सूरजमल को कमजोर कर देगी, मगर किले के भीतर का अनुशासन और संसाधनों का कंट्रोल वैसा ही मजबूत बना रहा। और इसी तरह लगातार दबाव, छोटे मोटे संघर्षों और दोनों पक्षों की थकान के बीच घेराबंदी बिना किसी निर्णायक नतीजे के 3 महीने पार कर गई और अब कुम्हेर चौथे महीने में प्रवेश कर चुका था। घेरेबंदी के चौथे महीने में भी दिन में जब भी दुश्मन की तोपें दीवारों में कोई दरार बनाती तो महाराजा सूरजमल और उनके किसान सैनिक रात भर मेहनत कर उसे इतनी कुशलता से भर देते कि अगली सुबह वहां क्षति का कोई निशान तक नहीं रहता। इतना ही नहीं, चौथे महीने में महाराजा सूरजमल के सैनिकों ने कई बार साहसिक रात्रि हमले भी किए। मराठा और मुगल सेनाएं इन अचानक होने वाले हमलों और छापों से भयभीत रहने लगीं, क्योंकि जाट सैनिक इलाके के हर कोने और हर ओट से भलीभांति परिचित थे। उनके हर हमले का कोई न कोई ठोस परिणाम निकलता। कभी दुश्मन के रसद काफिले पर हमला, कभी अचानक घेर कर लूट लेना, तो कभी उन्हें पूरी तरह भागने पर मजबूर कर देना। धीरे धीरे मल्हार राव होलकर और इमादुल मुल्क दोनों इस लंबी और थकाऊ घेराबंदी से ऊब चुके थे, क्योंकि इतने बड़े अभियान के बावजूद वे कोई निर्णायक सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उनके सामने अब यह साफ हो चुका था कि जाटों की यह दृढ़ प्रतिरोधी लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। इसी बीच गर्मी का मौसम भी आ पहुंचा। ऊपर से मीठे पानी की कमी और उस पर तपते सूरज की गर्मी ने मराठा और मुगल दोनों सेनाओं की स्थिति और बिगाड़ दी। सैनिकों की तबीयत बिगड़ने लगी, मवेशी मरने लगे और रसद की आपूर्ति लगातार कठिन होती गई। इन्हीं दिनों कुम्हेर की घेरेबंदी के बीच मल्हार राव होलकर पर एक भारी और दुखद हादसा टूट पड़ा। उसका बेटा खांडे राव, जो अपने समय का सुंदर, बहादुर, रंगीन मिजाज और शराबी युवक था, एक दिन किले की दीवारों के पास चल रही तोपों की गतिविधि देखने गया। वह अपने घोड़े और सिपाहियों के साथ आगे की पंक्ति के करीब पहुंचा ही था कि किले की ओर से दागे गए एक जाट तोपची के गोले ने सीधा उसी दिशा में विस्फोट किया, जिससे खांडे राव गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी जान चली गई। लेकिन इस घटना के कई किस्से प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना था कि किसी नाचने वाली लड़की ने उसे किले की दीवारों के करीब बुलाया था और वहीं वह मारा गया। एक अन्य कथा के अनुसार वह तोपों की आगे की हालत का मुआयना कर रहा था जब एक भटकी हुई गोली ने उसकी जान ले ली। लेकिन जदुनाथ सरकार के अनुसार सच्चाई कुछ और थी। वे लिखते हैं कि खांडे राव 15 मार्च 1754 को अपनी पालकी में बैठकर हमेशा की तरह नशे में था। तभी किले की ओर से जाट सैनिकों ने तोपें दागी और वह जंबूरक ऊंट पर लगी तोप की गोली से मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी 9 पत्नियां उसकी चिता पर सती हो गईं। उसकी 10वीं पत्नी अहिल्याबाई होलकर गर्भवती होने के कारण इस सती प्रथा में शामिल नहीं हुई। बाद में वही अहिल्याबाई होलकर भारत के इतिहास की एक महान और धर्मनिष्ठ शासिका बनी। अपने बेटे की मौत ने मल्हार राव को भीतर से तोड़ दिया। उसने प्रतिज्ञा की वो जाटों का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन उसी कठिन समय में महाराजा सूरजमल ने एक इंसानियत भरा कदम उठाया। उन्होंने एक शत्रु नहीं बल्कि एक पिता का दुख महसूस किया।
उन्होंने मल्हार राव और उनके पोते के लिए शोक वस्त्र भेजे, सहानुभूति और संवेदना के प्रतीक के रूप में। इसके अलावा जहां खांडे राव की मृत्यु हुई थी, वहां बाद में एक मंदिर भी बनवाया गया, मगर मल्हार राव ने शोक के बजाय प्रतिशोध का रास्ता चुना और वह लगभग तुरंत ही बदले की तीव्र भावना में घिर गया। उसने अपनी अग्रिम पंक्तियों को एकजुट करके लगातार जोरदार आक्रमण शुरू कर दिए। कभी किले की दीवारों पर तेज तोपबारी, तो कभी रात में अचानक घुड़सवार दस्तों के धावे। इन हमलों का असर यह हुआ कि कुम्हेर पर दबाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने लगा। उधर महाराजा सूरजमल की स्थिति कठिन होती जा रही थी, क्योंकि वे इस संघर्ष में लगभग अकेले पड़ चुके थे। आसपास का कोई भी सहयोगी आगे नहीं आया, यहां तक कि पुराना साथी सफदरजंग भी, जिसके साथ महाराजा सूरजमल ने कई मौकों पर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था, इस बार पूरी तरह चुप रहा। ऐसे में यह सवाल सामने खड़ा हो गया कि महाराजा सूरजमल और उनकी सेना इतनी भयानक और लगातार होती घेरेबंदी में आखिर कितने समय तक टिक पाएंगे। जिंदगी में पहली और आखिरी बार महाराजा सूरजमल के मन में निराशा और उदासी ने जगह बना ली। चारों ओर संकट मंडरा रहा था, सहयोगी दूर जा चुके थे और जंग का पलड़ा लगातार भारी पड़ता जा रहा था। यहां तक कि उनके तेज बुद्धि वाले सलाहकार रूपराम कटारिया भी कोई ठोस उपाय नहीं सुझा पाए। 4 महीनों से जारी घेरेबंदी के बीच हार और तबाही मानो सिर पर मंडरा रही थी। इसी कठिन घड़ी में उनकी पत्नी रानी हंसिया ने अपने धैर्य और सूझबूझ से महाराजा सूरजमल में दोबारा विश्वास और साहस जगाया। रानी हंसिया राज्य के मामलों में गहरी दिलचस्पी रखती थीं और उनकी निगाहें हर गतिविधि पर रहती थीं। उन्हें खबर थी कि मराठा शिविर में दरार पड़ चुकी है, क्योंकि मल्हार राव होलकर और जयाजी राव शिंदे के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल मराठा शिविर के भीतर एक अहम फर्क लगातार बढ़ रहा था। मल्हार राव होलकर प्रतिशोध की आग में किसी भी कीमत पर कुम्हेर को गिराना चाहता था। इसके उलट जयाजी राव शिंदे की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि महीनों की घेरेबंदी के बाद भी जब किले की दीवारें नहीं टूटी, तब सिर्फ जोर जबरदस्ती से नतीजा निकलना मुश्किल है। उन्हें लगता था कि रणनीति बदलनी होगी या बातचीत का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बस यही 2 अलग अलग सोचें मराठा शिविर में एक ऐसी खाई बना रही थीं जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। लेकिन रानी हंसिया यह भी जानती थीं कि जयाजी राव शिंदे एक सच्चे, उदार और शिष्ट स्वभाव के व्यक्ति हैं। ऐसे समय में जब राजनीति में चालाकी और स्वार्थ सामान्य बात थी, वे अब भी सज्जनता और वीरता के प्रतीक बने हुए थे। एक रात उन्होंने रूपराम कटारिया के पुत्र तेजराम कटारिया को एक गुप्त पत्र सौंपा, जो महाराजा सूरजमल की ओर से जयाजी राव शिंदे तक पहुंचाया गया। इसके साथ उन्होंने महाराजा सूरजमल की पगड़ी भी भेजी, जो मित्रता और सम्मान का प्रतीक थी। ग्वालियर के प्रमुख सेना नायक जयाजी राव शिंदे ने इस संदेश का जवाब बड़ी उदारता से दिया। उन्होंने अपनी पगड़ी लौटाई, साथ में एक प्रेरणादायक पत्र भेजा और अपनी आराध्य देवी बेल भंडार के मंदिर से बेल वृक्ष की पवित्र पत्ती भी शामिल की, जो उनकी सच्ची नीयत और दोस्ती का प्रमाण मानी गई। जब यह समाचार फैला कि महाराजा सूरजमल और जयाजी राव शिंदे के बीच गुप्त संपर्क स्थापित हो चुका है, तो मराठा शिविर में खलबली मच गई। शिंदे और महाराजा सूरजमल के घरानों की संभावित मित्रता की यह चर्चा शीघ्र ही मल्हार राव होलकर तक पहुंची, और वही हुआ जो महाराजा सूरजमल चाहते थे। मराठा शिविर का आत्मविश्वास हिल गया। इसके बाद महाराजा सूरजमल का आत्मविश्वास फिर लौट आया, पर संकट पूरी तरह टला नहीं था। दिल्ली में उनके एजेंट लगातार समाचार भेज रहे थे कि इमाद उल मुल्क और इंतजाम उल मुल्क के बीच गहरी फूट पड़ चुकी है। इमाद ने अहमद शाह से अतिरिक्त फौज की मांग की थी, लेकिन इंतजाम उल मुल्क की सलाह पर अहमद शाह ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इंतजाम उल मुल्क को भय था कि यदि इमाद और मराठों का गठबंधन और मजबूत हो गया तो दरबार की स्थिति पर उसका कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा। अगर उस समय इमाद और मराठों को थोड़ी सी भी अतिरिक्त मदद मिल जाती तो शायद महाराजा सूरजमल की स्थिति डांवाडोल हो सकती थी। जाटों की हार का मतलब होता कि उनकी अपार संपत्ति और सैन्य रसद सीधे इमाद के हाथों लग जाती, और यह बात अहमद शाह को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि इमाद उल मुल्क पहले ही दिल्ली की सत्ता पर अत्यधिक प्रभाव जमा चुका था। इसी वजह से
दिल्ली दरबार से इमाद को किसी तरह की मदद नहीं मिली। इसके विपरीत यह हुआ कि अब महाराजा सूरजमल और इमाद, जो दोनों ही मराठों और गाजिउद्दीन खान की बढ़ती ताकत से चिंतित थे, एक दूसरे के करीब आ गए और मराठों और गाजिउद्दीन खान को घेरने के लिए गुप्त राजनीतिक योजना बनाने लगे। यह वही मोड़ था जिसने कुम्हेर की घेराबंदी की दिशा ही बदल दी। इस गुप्त योजना में अहमद शाह भी शामिल हो गया, क्योंकि वह भी चाहता था कि मराठा शक्ति ज्यादा न बढ़े। इसी दौरान उसने आमेर के राजा माधो सिंह, मारवाड़ के शासक और अपने पुराने प्रतिद्वंदी सफदरजंग को चिट्ठियां भेजी। इन तीनों के मन में पहले से ही मराठों के खिलाफ शिकायतें थीं, किसी से चौथ वसूली के मुद्दे पर, किसी से पिछली लड़ाइयों में हुए नुकसान पर। इसलिए अहमद शाह की अपील पर वो तीनों मदद करने के लिए तैयार हो गए। सैन्य योजना और रणनीति का भार महाराजा सूरजमल के कंधों पर डाला गया। उन्होंने एक ऐसा सुझाव रखा जिसमें बाहरी तौर पर किसी को शक न हो। योजना यह थी कि अहमद शाह दिल्ली से सिकंदराबाद तक शिकार पर जाने के बहाने निकलेगा, ताकि मराठा यह समझें कि यह सामान्य राजकीय यात्रा है और उन पर कोई साजिश नहीं रची जा रही। सिकंदराबाद पहुंचने पर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार महाराजा सूरजमल और सफदरजंग वहीं अहमद शाह से जुड़ जाएंगे। इसके बाद यह संयुक्त दल आगरा की दिशा में बढ़ेगा, जहां आमेर का राजा माधो सिंह और मारवाड़ के शासक पहले से तैयार रहेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मराठों के भागने का मार्ग काट देना था। कागज पर यह योजना बेहतरीन दिखती थी, पर हकीकत में इसे अमल में लाना कठिन था, क्योंकि न तो अहमद शाह और न ही उसका लापरवाह वजीर किसी निर्णायक या अनुशासित कार्रवाई के लायक था, और न ही आमेर और मारवाड़ के शासकों पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। उधर महाराजा सूरजमल के पास भी पहले से भारी जिम्मेदारियां थीं, और सफदरजंग अब पहले जैसी शक्ति में नहीं रहा था और कुछ ही महीनों में वह चल बसा। इसलिए यह पूरा अभियान असफलता के लिए ही बनता नजर आ रहा था। आखिरकार योजना शुरू हुई। अहमद शाह दिल्ली से पूरा दरबार, हरम और दरबारी टुकड़ी लेकर निकला। इससे अधिक अनजान और बिखरा हुआ कारवां सोचना भी मुश्किल था। तोपची तभी आगे बढ़े जब उनकी तनख्वाहें अदा की गईं। हाथियों को कई दिनों से चारा नहीं मिला था और बैलगाड़ियां बेहद कम थीं। जब यह शाही जुलूस निकला तो उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। इसके बाद अलीगढ़ की तरफ बढ़ने के बजाय अहमद शाह पहले लूनी और फिर सिकंदराबाद में रुका रहा। इसी दौरान मल्हार राव होलकर को इस सफर की भनक लगी। वो कुम्हेर से 2000 हल्के घुड़सवारों के साथ निकल पड़ा और अचानक अहमद शाह के कैंप पर धावा बोल दिया। जो कुछ लूटने लायक था सब लूट लिया गया। इसी बीच अहमद शाह का हौसला टूट गया और वह औरत का भेष लेकर चुपके से दिल्ली भाग निकला। उधर उसी समय महाराजा सूरजमल और कुछ मराठा सेनापतियों के बीच समझौता हो गया, जिसने इमाद उल मुल्क को मराठों से दोबारा जुड़कर उनके साथ दिल्ली की ओर लौटने का अवसर दे दिया। इस तरह महाराजा सूरजमल ने न केवल अपना राज्य सुरक्षित रखा, बल्कि अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा भी और अधिक मजबूत की। रूपराम कटारिया के माध्यम से महाराजा सूरजमल ने मराठों को यह वादा किया कि वह 3 वर्षों में 30 लाख रुपए अदा करेंगे, लेकिन वास्तविकता में केवल 2 लाख रुपए ही दिए गए। इस समझौते के बाद रघुनाथ राव ने जाट क्षेत्र खाली किया और अपने प्रदेश लौट गया। उधर मल्हार राव होलकर और इमाद उल मुल्क दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर इमाद उल मुल्क, जो छल, षड्यंत्र और राजनीतिक चालों के लिए कुख्यात माना जाता था, अहमद शाह की दोहरी नीतियों से अत्यंत क्रोधित हो उठा। क्रोध में उसने निर्मम प्रतिशोध लिया। पहले अहमद शाह को कैद किया, फिर उसकी आंखें फुड़वाईं और अंततः उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद उसने शहजादा अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और स्वयं को वजीर घोषित कर दिया। फादर वेंडेल ने कुम्हेर की घेराबंदी में महाराजा सूरजमल की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए लिखा, महाराजा सूरजमल, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था, उन्होंने यह गौरव अर्जित किया कि वह 2 ऐसे शक्तिशाली सेनापतियों से अपनी शर्तों पर समझौता करने में सफल रहे, जो अपने अपने राज्यों में उनके बराबर दर्जे के थे। महाराजा सूरजमल भाग्यशाली भी थे, क्योंकि उनकी पत्नी रानी हंसिया ने कुम्हेर की घेराबंदी के दौरान उन्हें मुगल मराठा के घेरे से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विजय में साहस और भाग्य दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इसके साथ रानी हंसिया की बुद्धिमत्ता
और रूपराम कटारिया की कुशल कूटनीति ने मिलकर इस संघर्ष को दिशा दी। इन्हीं तीनों की सम्मिलित शक्ति और विवेक के कारण महाराजा सूरजमल न केवल अपने राज्य को सुरक्षित निकाल ले गए, बल्कि विजयी होकर इतिहास में अमर हो गए। और इस स्टोरी को देखकर हमें एक बात बहुत आसानी से मालूम चलती है कि अगर उस समय सारे हिंदू राजा एक होते तो शायद ये मुगल सुअर या अंग्रेज कुत्ते कभी भारत पर राज ही नहीं कर पाते और हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया ही होती। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो डोडेरी की लड़ाई की तीव्रता महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और छत्रपति राजाराम के साहसिक पलायन की यात्रा को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।